हेलो बच्चों। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर मोशन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। और क्या पढ़ा था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में पढ़ेंगे हम डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और उसके कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये टर्म समझ में आए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे अभी। ओके, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपको अच्छी तरह पता है, समझ में आ गया है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। दोनों की डेफिनेशन कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बहुत ही डिटेल में मैंने लास्ट क्लास में समझाया था और बहुत एग्जांपल्स देके समझाया था, तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्या होता है, रिकॉल करिए, क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड। तो क्या होता है डिस्टेंस? Distance is the length of the path through which an object traveled. Okay, तो क्या होता है डिस्टेंस? जिस भी रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट जाता है, ट्रेवल करता है, उसकी लेंथ को, टोटल लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, और क्या कह सकते हैं? और शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ओके, तो चेंज इन पोजीशन क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, मतलब चेंज इन पोजीशन, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सब बताया था, समझाया था, तो आपको याद होगा। और अगर नहीं याद तो आप जाके इस चैनल पर इससे पहले की वीडियो देखिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। तो क्या पॉइंट है? डिस्क्राइब्ड only by magnitude। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड magnitude and direction both। ठीक, तो इस पॉइंट का क्या मतलब है बेटा? यहां मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है? डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं बेटा कि जैसे इस पेन की ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, इसकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैंने इस पेन को, इस मार्कर को ऐसे रखा तो भी 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। ठीक, ऐसे रखा तो भी 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, ऐसे रखा तो भी 4 सेंटीमीटर होगी। मींस मैंने इस पेन की, इस मार्कर की डायरेक्शन बार बार चेंज कर दी, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी। हो जाएगी क्या चेंज? अगर मैंने ऐसे रख दिया तो क्या 5 बन सकता है? नहीं बन सकता ना, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है वो उतना ही रहेगा। तो हमने क्या समझा कि बेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिससे जो अमाउंट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो मेजरमेंट होता है, वही मैग्नीट्यूड कहलाता है।
अंडरस्टैंड? तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे हम डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, यहां गया, यहां गया, यहां गया, कितनी भी डायरेक्शन में कहीं भी जाए, उसके डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें डिस्टेंस डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए होता है? लेंथ ऑफ द पाथ ओनली, लेंथ ऑफ द पाथ ओनली। ठीक है, यहां गया, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, फाइनल पोजीशन तक पाथ की टोटल लेंथ ही हमें पता करनी होती है डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट हम इस पे आते हैं सेकंड पॉइंट में। यहां क्या लिखा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। दोनों की जरूरत कैसे होती है? देखिए, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक डायरेक्शन का मैं बना लेती हूं, ये एन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसने चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक पहुंचा और यहां से अगेन वो ऊपर की साइड इधर चला गया, फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, मान लिया वो ए से बी तक गया और बी से सी तक गया। तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल पोजीशन सी और इनिशियल पोजीशन ए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? AC हुआ। अब जो AC है, इसे हम कैसे बताएंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट पहले A पर था और डिस्प्लेस होकर वो कहां पहुंच गया? ऊपर, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में पहुंच गया। फाइनल पोजीशन उसकी क्या हुई? C पर हुई। तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ? A से C तक डिस्प्लेस हुआ एंड इस डायरेक्शन में हुआ, नॉर्थ की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। अब मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट यहां ना जाकर यहां जाता, अगर A से B पर गया और B से यहां D पर आ गया। ठीक है, D पर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां A से D तक हुआ। A से D तक हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कहां की साइड हुआ? अब ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की साइड हुआ, नीचे की साइड, साउथ के डायरेक्शन में हुआ। तो बेटा देखा आपने कि डिस्प्लेसमेंट जब हम बताते हैं तो हमें ये भी बताना होता है कि किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेस का मतलब उसने अपनी पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन कहां से कहां तक चेंज करी। अगर उसने 4 मीटर पोजीशन चेंज करी तो वो किस डायरेक्शन में करी, ये बताना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो समझ में आया ये पॉइंट? ये दोनों पॉइंट आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बच्चों ये स्केलर और वेक्टर सुन के बहुत घबरा जाते हैं बच्चे कि अब ये स्केलर और वेक्टर क्या चीज आ गई। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अंडरस्टैंड? और वो क्वांटिटी जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिफरेंस समझ में आया कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर का और वेक्टर का एक एग्जांपल और देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ गया कि कैसे है स्केलर। डिस्टेंस स्केलर है क्योंकि डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है और डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्केलर का। ये एग्जांपल भी अभी मैंने आपको दिया।
लेंथ, लेंथ कैसी क्वांटिटी है? लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसकी लेंथ बतानी है, इस मार्कर की लेंथ बतानी है, तो मैं बताऊंगी ओनली 4 सेंटीमीटर, जो भी उसकी लेंथ है वही लेंथ बताई जाएगी। हमें ये नहीं बताना होगा कि 4 सेंटीमीटर मार्कर की लेंथ नॉर्थ में है, साउथ में है, इधर है, उधर है, कोई मतलब नहीं, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। डायरेक्शन चेंज करने से इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए ये लेंथ कैसी हुई? लेंथ भी हुई स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? अब वेक्टर क्वांटिटी का एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक डोर है। डोर को आपको अगर ओपन करना है तो क्या करोगे आप? ओपन करना है, क्या करोगे आप? इसे अपनी साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स दोगे, एक फोर्स अप्लाई करोगे अपनी साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में, मींस उसे पुल करोगे। पुल करोगे मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे। अब अगर आपको यही डोर क्लोज करना है तो क्या करोगे? उसे पुश करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की साइड पुश करोगे। तो फोर्स हमने अप्लाई किया, लेकिन डोर ओपन होगा या क्लोज होगा ये मैटर करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया। तो फिर फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी बहुत जरूरी है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? इट मींस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो एक वेक्टर का एग्जांपल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड स्केलर का एग्जांपल है लेंथ है, डिस्टेंस है। तो समझ में आया अच्छी तरह से कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसे इरेज कर देती हूं मैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जल्दी से चलते हैं। आगे क्या डिफरेंस है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, बहुत इजीली समझेंगे हम। अभी तक आपको बहुत इजी लग रहा होगा ना, कोई टिपिकल नहीं है ये चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बुक में पढ़ के बच्चे घबरा जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब आप सोचोगे भाई ये कैसे हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है? तो एक एग्जांपल से ही समझेंगे बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई पॉइंट ए है, ओके, और ए से लेकर बी तक यहां मैंने एक स्केल बना दिया, 10, 20, 30, 40 और ये 50 यहां पर 0। ठीक है, इस स्केल में यहां पर 0। ओके, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहां से ए से चलना शुरू किया, ए से गया, वो ट्रेवल करके बी तक पहुंचा, ठीक, और बी पर आते ही उसने यू टर्न लिया और वापस ए पर आ गया। अब आप मुझे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सोच के बताइए। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? फाइनल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? ए, एंड इनिशियल पोजीशन क्या है? वो भी ए है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट? जहां था वहीं पर है, तो वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 0। आया समझ में कितना इजी था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब देखते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ऐसा कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमने देखा 0 हो गया, अब डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया था और फिर अगेन यहां से यहां तक आया था,
टोटल लेंथ कितना हुआ? टोटल लेंथ हुआ, वही डिस्टेंस होगा, टोटल लेंथ हुआ आपका AB एंड प्लस BA। AB कितना है? 50 प्लस अगेन ये 50 चला, 50 आ गया आपका 100। अगर ये मीटर में है स्केल तो ये आ गया आपका 100 मीटर। आया समझ में? तो ये पॉइंट कितना इजी था। तो अभी तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखना है भाई? नेक्स्ट है डिस्टेंस greater than and equal to displacement, greater than equal to displacement, ठीक। तो इसी एग्जांपल से समझेंगे। बेटा ये साइन देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि ये क्या साइन है। ये साइन है ग्रेटर देन एंड इक्वल, मींस जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और उसके इक्वल भी हो सकता है, बट छोटा नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर रहेगी, बड़ी रहेगी या फिर इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पर है, ए से वो गया बी पर एंड अगेन वो यू टर्न लेके कहां आया? यहां तक आ गया, सी तक। ओके, सी तक आ गया और यहां पर आकर वो स्टॉप हो गया। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट पहले यहां गया और बी तक जाके और फिर यू टर्न लेके सी पर आ गया। फाइनल पोजीशन कहां पर है उसकी? सी पर है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल पोजीशन सी और इनिशियल पोजीशन ए। तो क्या हुआ? सी ए कितना हुआ? 0 से 30 मीटर। ठीक, अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना हुआ। डिस्टेंस क्या देखना था हमें? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हुई बेटा इसकी? ऑब्जेक्ट ए से चला, बी तक गया और बी से चला, फाइनली सी पर आ गया। तो कितना हुआ? ए बी प्लस बी सी। ठीक है, कितना हुआ? ए बी प्लस बी सी। और इस ए बी का कितना है आपका? 50 प्लस 50 से 30 तक कितना हुआ? 10 और 10 20। तो ये आपका आ गया आंसर 70 मीटर। तो अंडरस्टैंड, अब आपने देखा डिस्टेंस कितना आया? 70 और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 30। तो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी कि डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। देखिए डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। अब बड़ा तो समझ में आ गया। अब इक्वल वाला भी देखते हैं एक एग्जांपल। इक्वल कैसे हुआ इसी एग्जांपल में हम देखते हैं। इस सी को हटा दिया हमने, ये सी हटा दिया। इस एग्जांपल में बेटा देखिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है और बी तक जाता है और वहीं पर रुक जाता है। ए से चला और बी पर जाकर रुक गया। तो फाइनल पोजीशन क्या हुई इस कंडीशन में? फाइनल पोजीशन बी हुई। फाइनल पोजीशन जो बी हुई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बी ए। और ये कितना है आपका? 50 मीटर। अब डिस्टेंस देखते हैं बेटा। टोटल लेंथ कितना है पाथ का? ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां पहुंचा, टोटल यहीं तक गया। तो लेंथ कितना हुआ इसका? 50 मीटर। अब आप देखिए दोनों सेम है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो आपने समझा ये कि डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट
इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ है। तो सबसे छोटा जो पाथ होगा उसकी लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो आई होप आपको अच्छी तरह से सारे डिफरेंस पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको न्यूमेरिकल करना आ जाए अच्छी तरह से। तो एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लेंगे हम। तो न्यूमेरिकल हम देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट O से चलना स्टार्ट करता है और यहां A पर पहुंचता है। ये आपका दे रखा है 3 मीटर। एंड अगेन फिर ऑब्जेक्ट A से चलकर B पर आता है और ये आपका दे रखा है 4 मीटर। 4 मीटर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है, क्या बताइए डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बेटा आपने क्या देखा, अब आप खुद सोच के बताइए। पहले आप खुद सोचिए पॉज करके वीडियो, क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस हम चले यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो टोटल लेंथ कितना आया हमारा डिस्टेंस का। टोटल लेंथ आया OA प्लस AB इज इक्वल टू 3 प्लस 4। OA कितना दे रखा है 3 एंड AB कितना दे रखा है 4। क्या आया हमारा डिस्टेंस 7 मीटर। ठीक है, कितना सिंपल था। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आया। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना था बेटा, बताइए जरा। फाइनल पोजीशन कौन सा है B एंड इनिशियल पोजीशन कौन सा है O। तो फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे बेटा, ये दूरी ये लंबाई हम कैसे निकालेंगे। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम कि जब ट्राइंगल बनता है तो कैसे निकालते हैं। ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। तो थ्योरम क्या थी हमारी, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, तो OB स्क्वायर क्या है आपके पास, OA कितना दे रखा है 3 स्क्वायर प्लस AB कितना दे रखा है 4 स्क्वायर और ये आ गया आपका 25 और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा आंसर। डिस्प्लेसमेंट OB आ गया हमारे पास √25 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आया समझ में, कितना इजी है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा, ये बुक में से एक मैं क्वेश्चन लेती हूं। क्वेश्चन है इस तरह से, स्टोरी का क्वेश्चन है पूरा। A jogger jogs along one length and breadth of rectangular park. One length and breadth. तो ये क्वेश्चन मैं नोट कर देती हूं। A jogger jogs one length and of a रेक्टेंगल दे रखा है या स्क्वायर दे रखा है, रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है कि एक जॉगर जो है, जो जॉग कर रहा है, भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, जॉग कर रहा है, किसके अराउंड 1 लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। आगे दे रखा है इफ द डायमेंशन ऑफ पार्क आर, इफ
द डायमेंशन ऑफ पार्क आर, क्या दे रखी है डायमेंशन, 150 मीटर, 150 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है, ये दे रखी है। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉगर, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वही डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा ऐसे जो भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं इन्हें पढ़ के बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या दे रखा है, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत ही इजी तरीका है कि आपको क्या करना है, ध्यान से सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एक एक करके पूरा लाइन पढ़ना है कि लिखा क्या है। तो जॉगर्स जॉग वन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, जो भी एक क्वेश्चन में बोल रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। उसने बोला रेक्टेंगुलर पार्क, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ करना है, ठीक है। रेक्टेंगल बना लिया हमने, ओके। इस रेक्टेंगल का हमें नाम दे देना है ABCD। आगे क्या बोल रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ पार्क आर, डायमेंशन क्या दे रखी है 150 एंड 120, तो 150 मीटर एंड 120 मीटर, ये आपकी हो गई डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब जो भी आपके दे रखी है, लेंथ हो गया इधर की साइड लेंथ एंड ये ब्रेथ हो गया, ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है वो कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जॉगर्स जॉग्स वन लेंथ एंड ब्रेथ। वन लेंथ एंड ब्रेथ का मतलब वन लेंथ मतलब एक ही लेंथ तक वो दौड़ता है, जो जॉगिंग कर रहा है वो एक लेंथ, वो मुड़ के यहां तक नहीं आ रहा, यहां तक नहीं आएगा। वन लेंथ मतलब वो A से B तक गया और वन ब्रेथ मतलब B से C तक आया, ओके। बस यहां से गया यहां और यहां से गया यहां, इजी। अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या देखना है बेटा, डिस्टेंस के लिए AB प्लस BC, ओके। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखना है बेटा, फाइनल पोजीशन क्या हुई जॉगर की C एंड इनिशियल पोजीशन क्या हुई A। तो आपको क्या करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, A से C तक की दूरी का पता करना है। A से C तक की जो दूरी है इस डिफरेंस को आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, ये दिख रहा है आपको, ट्राइंगल बन गया। सेम अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये ट्राइंगल बन गया और ये ट्राइंगल का हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओनली आपको ये टर्म्स ये लिखने हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB में क्या रखा 150 का होल स्क्वायर प्लस BC 120 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा और इसे सॉल्व करके आंसर निकालिएगा और कुछ एग्जांपल्स खुद करिएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में क्वेश्चंस करके देखिए, इजीली हो जाएंगे। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे क्वेश्चन यू कैन सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।